चाय पर चर्चा में आप सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। वैसे तो आधे से ज्यादा दिसंबर बीत ही चुका है, लेकिन सर्दी अभी अपने फुल फॉर्म में आई नहीं है। हालांकि कल से सर्दी का गियर कुछ बदला बदला जरूर है। बिल्कुल, और गियर बदलने का असर आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। हमारे स्टूडियो में आज चाय का मजा आ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में आज घने कोहरे ने लोगों का स्वागत किया, गुड मॉर्निंग किया लोगों को, और इसके साथ ही साथ फिजा में ठंडक महसूस हो रही है। दिल्ली हो या हरियाणा, राजस्थान हो या पंजाब, यूपी हो या उत्तराखंड, सर्दी अब बढ़ने लगी है। पारा गिरने लगा है और ठिठुरन पैदा करने वाली सर्दी का दौर दस्तक दे चुका है। तमाम दूसरी चीजों के साथ दिल्ली अपनी सर्दी के लिए भी जानी जाती है। हालांकि सर्दी का आलम अभी वैसा नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली की सर्दी अपने रंग में नजर आएगी। दिल्ली एनसीआर वालों की आज जब आंख खुली तो नजारा कुछ ऐसा था। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में कोहरा इसी तरह से आगे आने वाले 5 दिन तक बना रहेगा। और बात यदि हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की करें तो जी हां, तापमान में गिरावट जरूर नजर आएगी। दिल्ली में यूं तो रविवार शाम से ही सर्दी रंग दिखा रही थी, लेकिन सोमवार सुबह दिल्ली वालों को मौसम का डबल डोज मिला। एक तरफ घना कोहरा तो दूसरी तरफ लुढ़का हुआ पारा। दिल्ली में पारा लुढ़का तो पंजाब के बठिंडा में भी सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। यहाँ घने कोहरे ने रफ्तार पर लगाम लगाई ही है। हाथ कपाने वाली ठंड भी शुरू हो चुकी है। घर के बाहर अलाव और अंगीठियां सुलगने का दौर भी शुरू हो गया है। ठंडी तो बढ़ गया है, जैकेट भी लगा के भी मुसीबत पड़ा हो गया। ठंडी ज्यादा हो चुका है, धुंध भी पड़ रही है, परेशानी ज्यादा। आग लेकर हम लोग सेक रहे हैं लकड़ जला के। बीते कुछ दिनों से सुबह और शाम ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन अब इसमें और इजाफा हो चुका है। हालांकि आधे से ज्यादा दिसंबर बीत गया है। सर्दी का मौसम तो आ चुका था, लेकिन ठंड ने दस्तक अब दी है। देश के कई राज्यों में अब सर्दी की रफ्तार तेज हो गई है। सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। बठिंडा के बाद लुधियाना की तस्वीरें सर्दी की आमद का ऐलान कर रही हैं। भयानक हो रहा है, मतलब वेरी डेंस फॉग पंजाब। उसके लिए भी हम लोग रेड वार्निंग दिए हैं आज और कल के लिए। दिल्ली, पंजाब के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी ठिठुरन वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। घने कोहरे की वजह से रफ्तार थम गई है, तो कानपुर से लेकर मुजफ्फरनगर और मेरठ तक तापमान 9 से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत महाराष्ट्र में भी गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में धुंध और कोहरे के बने रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरकर 5 से 9 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में ये और गिर सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश ये इलाका में हम लोग कोल्ड वेव जो है नेक्स्ट 3 to 4 डेज दिए हैं। और पर्टिकुलरली तो पंजाब हरियाणा का पार्ट जो है वो पंजाब के लिए रेड वार्निंग दिए है, क्योंकि ज्यादा ठंड है, ठीक है। और जो हरियाणा पार्ट है वहाँ ऑरेंज वार्निंग। मतलब पंजाब में हम लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं कि रात में ना निकले। दिसंबर का महीना लगभग खत्म होने वाला है और अब सर्दी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में सर्दी का साम्राज्य और फैल सकता है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दी ज्यादातर लोगों को भाती है, लेकिन ये साइड इफेक्ट भी साथ में लाती है। आपको बता दें कि ऐसे में सावधानी में ही समझदारी है। मतलब कि मौसम का लुत्फ तो आप जरूर उठाइए, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। ये सावधानियां सर्दी में आपकी सेहत को दुरुस्त रखेंगी और आप बिना किसी परेशानी के इस मौसम को एंजॉय कर सकेंगे। ये सावधानियां सेहतमंद लोगों के लिए भी जरूरी है और उन लोगों के लिए भी जिन्हें कोई बीमारी हो। सूरज की तपिश मध्यम होने लगी है। घने कोहरे का दौर लौट आया है। पारा भी तेजी से गिरने लगा है।
नतीजा सर्दी अपना गियर बदल रही है और जब मौसम करवट ले तो सावधानी जरूरी हो जाती है। सर्दी का मौसम लोगों को भाता है, लेकिन सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी साथ लाता है। अब चाहे गले में खराश हो या फिर सर्दी जुकाम, सीने में जकड़न और बदन दर्द जैसी अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर जाड़े के मौसम का आनंद भी लिया जा सकता है और सर्दी के साइड इफेक्ट से खुद को बचाया भी जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही गर्म कपड़ों का प्रयोग शुरू कर दें। हल्की सी सर्दी भी लगे तो सेहत पर असर पड़ सकता है। सर्दी सबसे ज्यादा सिर, कान और पैरों के जरिए शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए अपने शरीर के इन हिस्सों को ठंडी हवाओं से बचाकर रखें। विटामिन सी युक्त फल या जूस लें। सर्दी बढ़ती है तो लोग अक्सर पानी कम पीने लगते हैं, लेकिन पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लहसुन, प्याज और मेवों का उपयोग करें। भोजन में मौसमी फल और सब्जियों का भरपूर प्रयोग करें। जंक फूड से परहेज करें। सर्दी के मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह है शरीर के तापमान में, वातावरण के तापमान में अंतर होने की वजह से। अचानक से जो लोग ठंड के मौसम में बाहर निकल जाते हैं बिना ऊनी वस्त्रों को पहने हुए, उनको डायरेक्ट छाती पे हवा लगती है या चेहरे पे हवा लगती है, तो जिसकी वजह से उन लोग को अचानक से, कई बार जो लोग एस्थमेटिक होते हैं या किसी और समस्या से ग्रसित होते हैं, उनको उस तरीके के लक्षण आने लगते हैं, जैसे खांसी का हो जाना, सर्दी जुकाम का हो जाना। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा के मरीजों के लिए तो खास ध्यान रखने की जरूरत है। जाड़े में डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में विशेषज्ञ बताते हैं कि मरीज क्या करें और क्या ना करें। ऐसे समय में शारीरिक एक्टिविटीज हमारी कम हो जाती हैं, तो एक नियम बनाएं जिसमें आप योगा करें या व्यायाम करें या वॉक करें, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। और अगर हम इन सब सावधानियों को बरतते हैं तो ठंड के मौसम में इन बीमारियों से ग्रसित या अन्य जो लोग हैं वे भी स्वस्थ रह सकते हैं। सावधानियां सिर्फ मरीजों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए हैं। ठंड में तंदुरुस्ती बनी रहे, इसके लिए इन बातों का ख्याल जरूरी है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाहर की ठंडी हवा से बचाना चाहिए। ज्यादा दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गले की खराश में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना फायदेमंद हो सकता है। गुनगुने पानी का सेवन भी फायदेमंद होता है। इवन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो रक्त का प्रवाह है वह कम हो जाता है, तो जाड़े के मौसम में स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जो प्रिकॉशन है वह ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें और बाहर का मौसम ठंडा है तो आप पूरा अपनी बॉडी को कवर करके निकलें। ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों का खास कारण तापमान कम और हवा में नमी का होना है, जिससे सिरदर्द, थकान, बुखार होने के साथ ही जुकाम सबसे ज्यादा कॉमन है। लेकिन कुछ सावधानियों का ख्याल रखकर आप इन परेशानियों से बच सकते हैं और मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दी के बाद अब बात सैर सपाटे की कर लेते हैं और आपको लिए चलते हैं उदयपुर। सैलानियों से इन दिनों झीलों का ये शहर गुलजार है। क्रिसमस की छुट्टियां भी आने वाली है, ऐसे में और इजाफा हो सकता है यहाँ पर सैलानियों का। बिल्कुल, आपको बता दें, मतलब इसका ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये गुड न्यूज है। क्रिसमस के लिए 60% से ज्यादा होटल्स यहां पर बुक हो चुके हैं। बुकिंग और भी बढ़ने की संभावना है। कारोबारी भी पर्यटकों को लुभाने के लिए कई ऑफर्स इस वक्त दे रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में टूरिस्ट रौनक बढ़ा रहे हैं। क्रिसमस पर पर्यटन उद्योग की बल्ले बल्ले होने की उम्मीद है। जी हां, लेक सिटी में क्रिसमस पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है। 60% से ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं। ऐसे में होटल व्यवसायी बेहद खुश हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद उनका व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट रहा है। क्रिसमस को लेके बहुत अच्छी तैयारी है। हर वर्ष उदयपुर में क्रिसमस पे फेस्टिवल सीजन रहता है। इस वर्ष भी हमें बहुत उम्मीद है कि पर्यटक काफ़ी संख्या में आएंगे। शिल्पग्राम उत्सव भी नज़दीक आ गया है और अभी लेटेस्ट में G20 जो सम्मेलन हुआ है, इससे उदयपुर की ख्याति और बढ़ी है और निश्चय ही आने वाले समय में क्रिसमस में बहुत ही अच्छी पर्यटकों की संख्या रहने का अनुमान है। हमें 50% से अधिक बहुत सारी होटलों में रूम्स की बुकिंग हो चुकी है। भीड़ को देखते हुए होटल कारोबारी पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। इन ऑफर्स में अलग अलग पैकेज के अनुसार डिनर, लंच और साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अभी क्रिसमस को लेके हमारी काफी अच्छी तैयारियां हमने की है, क्योंकि ये होटल के लिए एक अच्छा सीजन रहता है। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर क्रिसमस को काफी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। लाइक बहुत जगह से घूमने के लिए आते हैं, पूरे इंडिया से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो उसके लिए हमने काफी स्पेशल तैयारियां करके रखी है। जैसे डेकोरेशन हो गया उनके लिए, कुछ हमने डीजे नाइट के अरेंजमेंट करे हैं
काफी हमारी 50% से ज्यादा बुकिंग अभी हो चुकी है होटल की, तो इसलिए हमने काफी टूरिस्ट के लिए प्रिपरेशन करके रखी है। लेक सिटी में आकर्षण बना रहे इसलिए सैलानियों के लिए यहाँ 3 दिनों का म्यूजिक फेस्टिवल भी चल रहा है। स्थानीय लोगों के साथ दूर दूर से आए पर्यटक भी इसका आनंद ले रहे हैं। पिछले दिनों G20 शेरपा बैठक के आयोजन के दौरान उदयपुर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा। अब यहाँ कारोबारियों को क्रिसमस पर भी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों के फिर से आने का बेसब्री से इंतजार है। 2 साल बाद पर्यटन यहाँ शबाब पर होगा, इसलिए विशेष तैयारियां जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको अरुणाचल प्रदेश की सैर करवाते हैं। लिए चलते हैं अंजाव जिला, जो एक बड़े टूरिस्ट हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस सीमाई जिले में बड़े पैमाने पर तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। बिल्कुल, चीन के पास अरुणाचल प्रदेश के इस जिले में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और साथ ही नए स्कूल, कॉलेज, उद्योगों को भी लाया जा रहा है और इसी वजह से ये जिला सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये खूबसूरत नजारा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले का है, जो कुदरती खूबसूरती के साथ साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश का ये जिला चीन सीमा से लगा हुआ है। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने और उसकी भाषा में उसे जवाब देने के लिए यहाँ नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे तेजू से लेके अंजो को कनेक्ट किया जाएगा और इस रोड को आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, और पीछे भी आप देख सकते हैं ये सारी मशीनें हैं। कुछ कुछ मशीनें लगी हैं जो काम कर रही हैं अभी भी, और इस रोड को एक सुंदर रोड बनाया जाएगा। उसी के बाद ये रोड जो है तेजू को कनेक्ट करती है तेजू टाउन को जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, उस लोहित डिस्ट्रिक्ट से ये अंजो इंडो चाइना बॉर्डर का आखिरी जो जिला है, अंजो बॉर्डर अरुणाचल का, जो बिल्कुल चीन की सीमा में लगता है, वो अंजो बॉर्डर को ये सड़क जोड़ेगी। प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर जिला टूरिज्म का बड़ा हब बन चुका है, जहां आए दिन सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे इलाके में लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है। मैं एक एमएलए होने के नाते भी जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट चाहिए था वो हो रहा है धीरे धीरे। एकदम अचानक से जादू जैसा एक ही रात में हम बिल्डिंग खड़ा कर देगा, रोड बना देगा, ब्रिज बना देगा, वो भी तो नहीं होता है। प्रपोजल के साथ जैसे स्टेप वाइज हम जो डेवलपमेंट कर रहा है वो बहुत अच्छा से हो रहा है। असल में भारत में पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का दांग ऐसा गांव है जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। बस यही कुदरती करिश्मा लोगों को यहाँ खींच लाती है। इस जिले की कुदरती सुंदरता को निहारने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। पहले यहाँ पे इतना घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह थे नहीं, लाइट के प्रॉब्लम थे पहले तो अभी लाइट बहुत अच्छे हैं, लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग भी बहुत आते हैं। फिलहाल होम स्टे वगैरह होके मतलब थोड़ा मेरे को आराम हो गया, नहीं तो मुझे इतना तकलीफ होता था। यहाँ पे गेस्ट बहुत सारे हो जाते, रहने की जगह नहीं होता था आईबी पे। अब होम स्टे होने के बाद में बहुत लोग आराम से रहते हैं, आने जाने के लिए सुविधा हो गया। रोड पहले से बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ मॉडल विलेज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत चीन सीमा के पास बसे गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह दूसरे इलाकों में स्कूल, थिएटर और छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। युवराज मेहता, अंजाव, गुड न्यूज टुडे। भारत ने 21 साल बाद मिसेस वर्ल्ड का ताज अपने सर पे सजा लिया। ये खिताब भारत की सुंदरी सरगम कौशल ने अपने नाम किया। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें से कौशल सरगम ने जीत हासिल की। लॉस वेगस में आयोजित हुए इस मिसेस वर्ल्ड 2022 पैजेंट में जब सरगम कौशल के नाम का ऐलान किया गया तो वो खुशी से इमोशनल हो गई। 32 साल की सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सरगम विशाखापट्टनम में बतौर टीचर भी काम कर चुकी हैं। 2018 में उनकी शादी इंडियन नेवी के एक अधिकारी से हुई थी। भारत के पास मिसेस वर्ल्ड का ताज पूरे 21 सालों बाद वापस आया है। सरगम कौशल से पहले 21 साल पहले 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने ये खिताब जीता था।
Astounding. I mean, 22 years later, we've got the crown back home, and Jai Hind. So happy, so excited. Love you, India. Love you, the world. Love you. और अब आपको राजकोट लिए चलते हैं और दिखाते हैं खास फैशन शो। इस फैशन शो को खास बनाया है कुछ लड़कियों के जज्बे ने। शो में मौजूद हर शख्स इनके जज्बे का, इनके हौसले का कायल हो गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिन लड़कियों की हम बात कर रहे हैं वो देख नहीं सकती है, लेकिन आंखों में सपनों का समंदर बहता है और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए जिद उन्हें रैंप तक लेकर आया और उनके रैंप वॉक ने सबका दिल जीत लिया। राजकोट का ये फैशन शो कई मायनों में खास है। यहाँ प्रोफेशनल मॉडल्स हैं जिन्होंने फैशन का जलवा बिखेरा। यहाँ बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने फैशन से सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। लेकिन इस फैशन शो में कोई ऐसा भी था जिन पर आकर सबकी नजरें ठहर गईं। ये लड़कियां दुनिया के रंग तो नहीं देख सकती, लेकिन दुनिया की तरह ये सपने जरूर देखती हैं और अपने सपनों को पूरा करने की जिद इन्हें इस रैंप पर ले आई है। जब इन लड़कियों ने रैंप वॉक किया तो वहां मौजूद सब लोग इनके मजबूत इरादे के कायल हो गए। इन लड़कियों का रैंप वॉक यकीनन एक बड़ा मैसेज है दिव्यांगता को चुनौती मानने वालों के लिए, क्योंकि अपने जोश और जुनून से शो का सारा ध्यान इन्होंने अपनी ओर खींच लिया। ये जो फैशन शो है उसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया था, तो हम सबको सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हाँ ये बात कुछ और है कि हम किसी को देख नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे जो हम सबको जो मतलब सारी पब्लिक हमें देखने के लिए आई है, सच में हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था। ये भले ही इस रोशन दुनिया को नहीं देख पा रही, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर कुछ नया करके ये खुद चमक रही हैं। इसका एहसास अब इन्हें भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगा रैंप वॉक करके, और लोग सब इतने सारे लोग देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा पहली बार लाइफ में किया है तो थोड़े नर्वस भी थे, लेकिन जैसे ही हम स्टेज पर आए ना तो कुछ अलग ही फीलिंग आई, मतलब बहुत मजा आया। इस शो को इंडियन फैशन एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आयोजित किया। आइडिया तो बहुत आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट भी चाहिए। इन लोग की संस्था ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और ब्लाइंड गर्ल्स को जब भी हमने ये आइडिया बताई तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली और अच्छे से चले। दिख नहीं रहा था, फिर भी इतनी सारी ऑडियंस के सामने इतना कॉन्फिडेंस दिखाना इज वेरी अप्रिशिएबल। बहरहाल इस फैशन शो के जरिए लड़कियों को नई पहचान मिली है और संभावनाओं का नया आसमान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा का, और आपको लिए चलते हैं पुलिसमैन की पाठशाला में, जो अपनी वर्दी से जुड़ी जिम्मेदारियों को तो निभाते ही हैं, साथ ही गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते भी हैं। जी और इनका नाम है मोहम्मद जाफर। पुलिस ड्यूटी पूरी करने के बाद लगती है इनकी पाठशाला, जिसमें हर विषय की पढ़ाई होती है। ये काम इन्हें थकाता नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ करने की ऊर्जा देता है। न सिर पर छत, न बेंच, न टेबल, न कोई तामझाम, बस एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर, और शुरू हो गई वर्दी वाले गुरुजी की क्लास, जिसमें गणित के फॉर्मूले भी सुलझाए जाते हैं, अंग्रेजी के सबक भी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा हिंदी से लेकर विज्ञान तक का ज्ञान इन बच्चों को दिया जाता है। संसाधनों से परे जाकर ये अनूठी क्लास लग रही है यूपी के गोंडा जिले की चचहरी पुलिस चौकी के पास। मोहम्मद जाफर उन वर्दीधारियों में से हैं जो खाकी के दामन को रोशन कर रहे हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे भी वर्दी से खौफ नहीं खाते, बल्कि उन्हें लगता है कि उनके सपने पूरे होकर रहेंगे।
यहाँ पर हम पढ़ने आए थे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तृतीय माध्यमिक स्कूल से आए थे। हम पढ़कर आते हैं 4 बजे से, यहाँ पर आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने। हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। इस सब से हमको हिंट मिल जाता है थोड़ा कि हम भी पढ़े। खास बात यह है कि बच्चे इसे ट्यूशन के रूप में लेते हैं, यानी स्कूल की शिक्षा से अलग एक ऐसी शिक्षा जो न केवल उन्हें मुफ्त मिल रही है बल्कि पढ़ाई की अतिरिक्त जरूरतों को भी पूरा कर रही है। कौन पढ़ाता है बेटा? पुलिस सर पढ़ाते हैं हमको। फीस कितना देती हैं? फीस एक भी नहीं लेते, सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। इनसे फायदा हुआ आपको कुछ? हाँ, हमको बहुत फायदा हुआ। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? हमको मैथ सब्जेक्ट ज्यादा ही अच्छा लगता है। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत शानदार पढ़ाते हैं। गांव वाले भी बेझिझक अपने बच्चों को मोहम्मद जाफर की पाठशाला में भेज रहे हैं। उन्हें भी पुलिस का ये रूप रास आ रहा है। यहाँ पे जो पाठशाला लग रही है सर, वो पुलिस वाले सर यहाँ पे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। रोजाना? जी, रोजाना पढ़ाते हैं। आपके भी घर का कोई है क्या? हमारे घर के 2 बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने। मोहम्मद जाफर यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर काम कर रहे हैं और कर्नलगंज कोतवाली के चचेरी पुलिस चौकी पर तैनात हैं। वैसे तो इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा भी इनके कंधों पर है, पर इन कंधों पर बच्चों की शिक्षा का ये अतिरिक्त भार उन्हें थकाता नहीं है। अभी जो है करीब 4-5 महीने से जो है अभी यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे जो आते हैं, गरीब घर के हैं, नहीं पैसा है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद, ड्यूटी जब खत्म हो जाती है थोड़ा सा 1 घंटा इधर टहलने से बेहतर है। थोड़ा समझिए टाइम भी कट जाता है और जो पढ़े हैं जो भी ज्ञान है थोड़ा सा बांट देते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। मेरा जो है शौक है सबका जो है गरीब हमसे जो भी हो सकता है, गरीब घर के हैं जो 200 कमा रहे हैं, 200 इनकम है उनके घर का, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? कम से कम किसी का हमारे वजह से भला हो जाए, इससे बेहतर हो क्या हो सकता है जिंदगी। जफर की पाठशाला में आने वाले ज्यादातर बच्चे आसपास के गांव के हैं। ये बच्चे अपने कल को बेहतर करने की ख्वाहिश रखते हैं और इसमें जफर का साथ उन्हें मिल रहा है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नागपुर लिए चलते हैं आपको और मिलवाते हैं हुनरमंद छात्र से। इस छात्र ने जो किया है वो अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इस छात्र ने जुगाड़ से एक छोटी सी बाइक तैयार की है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बाइक को तैयार करने में 1.5 साल की कड़ी मेहनत इसे लगी। बाइक में इस्तेमाल ज्यादातर सामान कबाड़ का है। इस बाइक को बनाने में 10,000 रुपए का खर्चा आया है और इस बाइक के चर्चे पूरे शहर में इस वक्त हो रहे हैं। ये बाइक उस जोश और जुनून की जीती जागती तस्वीर है जो कि एक ड्रॉप आउट छात्र के सपनों को साकार कर रही है। नागपुर के रहने वाले सोहेल शेख की कोशिश ने कबाड़ हो चुकी बाइक में नई जान फूंक दी। दरअसल सोहेल को बचपन से ही नई नई खोज करने और नई चीजें बनाने का शौक था और इसी कड़ी में उन्होंने कबाड़ में पड़ी बाइक खरीदी और इसे नया रंग रूप देने में कामयाब रहे। बचपन से छोटी मोटी चीजें मतलब बनाने का वो था क्या, छोटी मतलब रिमोट कंट्रोल कार लाना, उसके मतलब मोटर्स वगैरह निकाल के अलग डिजाइन की कार बना देना और पंखे बनाना, कूलर बनाना। स्कूल में भी बहुत चीजें बना के लेके जाता था मैं। और अपना फिर एक थोड़ा वो था क्या, साइकिल तो अपन ने बना ली, कुछ इससे बड़ा करते मतलब एकदम अलग, जो मतलब मार्केट में भी ना हो और लोगों के देखने में भी मतलब लोग भी देखेंगे मतलब नहीं है, नई चीजें कुछ अलग है। सोहेल ने इस बाइक को बनाने और चालू करने के लिए करीब 10,000 रुपए खर्च किए और इस दौरान इन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सोहेल ने हौसला बरकरार रखा और अपनी कामयाबी की इबारत लिखने में कामयाब रहे। इसकी बनाने की कॉस्ट मुझे पड़ी अपना स्क्रैप की चीजों से अभी तक के 9,000 पड़ी। अभी इसमें मतलब थोड़ा बहुत काम बचा है बैटरी का, तो इसमें अपना 10,000 तक के पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। सोहेल की बाइक पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन्हें ये बाइक बनाने के लिए लगभग 1.5 साल लग गए। अब ये बाइक सड़क पर रफ्तार के साथ फर्राटा भरती है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हॉकी की। हॉकी में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है और देश को गर्व का मौका दिया है। स्पेन में खेले गए महिला FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। जी हां, भारतीय हॉकी टीम ने 17 दिसंबर को स्पेन को हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है और इसके साथ ही भारत ने FIH प्रो लीग में अपना स्थान पक्का कर लिया है।
ये चमचमाती ट्रॉफी उस विश्वास की है जिसे इन बेटियों ने बड़े लगन और मेहनत से हासिल किया है। स्पेन में खेले गए महिला FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है। इतिहास रचकर इन बेटियों ने देश को गर्व का मौका दिया है। इसलिए तो जब इन बेटियों ने देश की धरती पर कदम रखा तो टीम का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 17 दिसंबर को स्पेन को 1-0 से हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का फाइनल जीत लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2023-24 FIH प्रो लीग में अपना स्थान पक्का कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जाने से पहले यही था हमें कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और प्रो लीग क्वालिफाई राउंड है हमारे लिए। और प्रो लीग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर हमने खेला था तो हमें पता है कि हमें टॉप टीम्स के साथ खेलने के बाद हमारी टीम में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। इसीलिए जाने से पहले एक ही टारगेट था कि हमें ये टूर्नामेंट जीतना बहुत ज़रूरी है। फाइनल के शुरुआती क्वार्टर में गुरजीत कौर का गोल ही निर्णायक साबित हुआ, जिसकी बदौलत भारतीय हॉकी टीम ने खिताब हासिल किया। महिला हॉकी टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उससे पहले टीम उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछले साल टोक्यो में खेले गए ओलंपिक गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची थी। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में देश की ये बेटियां कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पर्यटन विभाग की तरफ से पहली बार पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया है। सर्दियों के दौरान खास करके यहाँ देसी और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों का डेरा होता है और पक्षियों को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ भी होती है। इस बार भी यहाँ मौजूद ये परिंदे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। पर्यटक पंछियों की उड़ान और उनकी मस्ती के हर पल को हमने अपने कैमरा में कैप्चर किया। पक्षी अगर संग है तो जीवन में रंग है। यह अद्भुत नजारा जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा का है, जहां पक्षियों के झुंड मनमोहक तस्वीर पेश कर रहे हैं। कश्मीर में पहली बार पर्यटन विभाग की तरफ से पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में सैलानी भी इस माहौल का मजा लेते दिखे। यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं इग्रेट्स और बार हेडेड गीज। बेसिकली यहाँ पे बार हेडेड गीज बहुत ज़्यादा है और इस वक्त लाइट बहुत ज़्यादा है तो हम इनको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। आरएसपुरा समेत कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों के दौरान देशी और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों का डेरा लगता है। इस बार भी यहाँ मौजूद ये परिंदे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पर्यटक पंछियों की उड़ान और उनकी मस्ती के हर पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, साथ ही इनके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में ड्रोन के जरिए उन इलाकों में दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं जहां इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकते। इस काम को अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं अर्जुन ड्रोन्स। आपको बता दें कि इसके अलावा दूसरे ड्रोन भी इसी तरह के काम में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में ये ड्रोन सीमा पर तैनात जवानों के लिए भी काफी मददगार साबित होंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हवा में अपने कला और जौहर दिखाता आसमानी फरिश्ता। ये ड्रोन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इन्हीं खूबियों की वजह से इसे अर्जुन नाम दिया गया है। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ने तैयार किया है। इसको नाम दिया गया है अर्जुन और अर्जुन की खासियत ये है कि ये सटीकता के साथ उड़ता है, ऑपरेट करता है। जहां उतरना है वहां उतरेगा, जहां से उड़ना है वहां उड़ेगा और सबसे खास बात ये कि अपने साथ जो वजन कैरी करता है वो भी करीब 5 किलो है। अर्जुन ड्रोन उत्तराखंड में चीन सीमा के पास तैनात जवानों तक दवाई और जरूरत की दूसरी चीजें चुटकियों में पहुंचा सकता है। इस ड्रोन का वजन 10 किलो है और ये 5 किलो तक का वजन आसानी से लेकर जा सकता है।
ये ड्रोन 45 मिनट में 70 किलोमीटर की दूरी कवर करने की क्षमता रखता है। अर्जुन और दूसरे ड्रोन की मदद से उत्तराखंड में ऑपरेशन मददगार चलाया जा रहा है, जिसके तहत दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक दवाइयां भिजवाई जा सकती हैं। हम लोगों का जो कैलकुलेशन है, अगर प्रॉपरली, बिकॉज आप यहाँ से देखिए उत्तरकाशी 150 किलोमीटर दूर है, 8 घंटे सामान आने में लगता है। हमारा ड्रोन उड़ता है 1 घंटे में सामान लेके चला जाता है। इस तरह से ये 8 सॉर्टी कर सकता है। अगर हम 20-25 किलो भी ले जाएं तो पूरे एक दिन में हम 1 ट्रक लोड सामान पहुंचा सकते हैं। अर्जुन के अलावा यहाँ एक और ड्रोन सुर्खियों में है, जिसका डिजाइन हवाई जहाज की तरह है। ये ड्रोन 5 किलो वजन के साथ 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। साथ ही 45 मिनट में 75 किलोमीटर जाकर तय लोकेशन पर दवाइयों की डिलीवरी करने में सक्षम है। ये एक स्काई एयर का ड्रोन है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उत्तरकाशी से देहरादून ब्लड सैंपल डिलीवरी के लिए इसको यूज कर रहे हैं, जो कि अगर बाय रोड आप देखेंगे तो 150 किलोमीटर है, जिसको पहाड़ी रास्ता है और 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो बाय एयर हम इसको 1 आवर में ला रहे हैं उत्तरकाशी से देहरादून, तो यानी 5-6 घंटे हम बचा पा रहे हैं। ITDA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ऐसे हाईटेक ड्रोन बनाने में जुटा है, जिसका इस्तेमाल आपदा के दौरान मदद के लिए किया जा सकेगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ से उड़ान भरकर वो ड्रोन चला गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नई तकनीक के साथ विकास की एक राह मजबूत होती है। ये समझाया जाता है कि भविष्य में बेहतर बनने के लिए हमें अभी से परिकल्पना करनी होगी और इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए हमारी चाय खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी चर्चा का जो ये सफर है चाय पर चर्चा का, वो अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, यानी कि आपको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। देखिए जब रिश्ता खबरों और चाय वाला हो जाता है ना, तो ब्रेक जरूरी हो जाता है ताकि ताजगी मेंटेन कर सके। तो ताजा चाय और खबरों के साथ कल फिर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप रखिए अपना ख्याल, क्योंकि याद है ना हमने कहा था कि सर्दी गियर बदल चुकी है, तो ख्याल रखिए। कल मिलेंगे चाय पर।